नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अभिमन्यु सिंह राजपुरोहित। आज हम पढ़ेंगे एटम्स और कंपाउंड्स ऑफ कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन की जो थ्योरी है क्लास 10th को लेकर, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं क्या होते हैं एटम्स। जब हम किसी तत्व के बारे में बात करेंगे तब सबसे पहले हमें जानना होगा कि एटम क्या होता है। The smallest particle of matter that cannot be further divided are known as atoms. ऐसे छोटे से छोटे पार्टिकल जिनको हम आगे और डिवाइड नहीं कर सकते उनको एटम्स कहते हैं। जैसे दैनिक जीवन में हम पेंसिल का यूज करते हैं। जब आप पेंसिल को शार्प करते हैं तो पेंसिल के अंदर का जो ग्रेफाइट है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। उन छोटे छोटे टुकड़ों को लेकर क्या आप और आगे छोटे टुकड़े कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। दैनिक जीवन में जब हम ब्लैक बोर्ड पर चौक का यूज करते हैं तब भी यही होता है कि चौक के जो पार्टिकल्स है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ते जाते हैं और पाउडर बन जाता है। उस पाउडर से हम आगे और चौक के टुकड़े नहीं कर सकते, लेकिन उस छोटे छोटे पाउडर से वापस मिला के एक चौक का टुकड़ा बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार किसी भी पार्टिकल का जो छोटे से छोटा कण होगा उसे हम एटम कहेंगे और एटम को हम आगे बांट नहीं सकते। जब एटम को आगे बांट नहीं सकते फिर भी हमारे पास साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। एटम बट नहीं सकता, लेकिन एटम को बनाने वाले कंसिस्टिंग पार्टिकल्स जो है वो 3 तरह के हैं आपके। एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। ये कंसिस्टिंग पार्टिकल्स मिलकर एटम का निर्माण करने का काम करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है उनकी खोज करी थी जे थॉमसन ने। थॉमसन को डिस्कवरर ऑफ एटम माना जाता है। अगर मैं बात करूं प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन की डिस्कवरी करी है गोल्डस्टाइन ने। और अगर न्यूट्रॉन की बात की जाए तो न्यूट्रॉन की खोज करता है जेम्स चैडविक। किसी भी एटम को बनाने के लिए 3 पार्टिकल्स जो है वो मुख्य भूमिका निभाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं और प्रोटॉन्स जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं। न्यूट्रॉन नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही नहीं है, इसलिए न्यूट्रॉन्स को न्यूट्रल पार्टिकल्स कहा जाता है। जितने किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही किसी एटम के अंदर प्रोटॉन्स होंगे। अर्थात अगर इलेक्ट्रॉन 4 है तब प्रोटॉन भी कितने होंगे? 4। और जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही बराबर है, इसका मतलब है नेगेटिव चार्ज बराबर है पॉजिटिव चार्ज के। जब नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के बराबर हो जाएगा तब हम कह सकते हैं कि एटम इटसेल्फ जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। बात समझिएगा, जितने एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही एटम के अंदर प्रोटॉन्स है, जितने प्रोटॉन्स है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब जितना नेगेटिव चार्ज है उतना का उतना पॉजिटिव चार्ज है। और जब दोनों ही नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस बराबर है तो इलेक्ट्रिकली एटम जो है वो न्यूट्रल हो जाता है। एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। एटम के अंदर 3 पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड है। दोनों जब बराबर मात्रा में होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने के उतने एटम के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स, जिसकी वजह से एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। आगे बात करते हैं हम कार्बन की, क्योंकि हमें कार्बन के बारे में पढ़ना है। तो कार्बन क्या होता है? कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसे पी ब्लॉक के अंदर रखा गया है। कार्बन इज ए पी ब्लॉक एलिमेंट। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर ये पी ब्लॉक क्या है? तो फॉर 10th क्लास के प्रोस्पेक्टिव से मैं बता देता हूं आपको कि हमारे पास टोटल जो एलिमेंट्स है उनका नंबर है 118। इन टोटल एलिमेंट्स को याद रखना, इनका नोमेनक्लेचर करना, इनके अंदर
जो एटॉमिक नंबर है, इनका जो एटॉमिक मास है उसे ध्यान रखना, ये सारा थोड़ा मुश्किल काम था। इसलिए इसको एक टेबल के अंदर रख दिया गया और इस टेबल के 4 ब्लॉक्स बनाए गए, एक तो एस ब्लॉक, एक पी ब्लॉक, एक डी ब्लॉक और एक एफ ब्लॉक। हमारा कार्बन जो है वो है पी ब्लॉक का एलिमेंट। इसका मतलब है कार्बन का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी ब्लॉक में आके खत्म होता है। कार्बन के एटॉमिक नंबर की अगर बात करें तो कार्बन 6 नंबर पे आने वाला एलिमेंट है, इसलिए कार्बन का एटॉमिक नंबर हो जाता है 6। और अगर कार्बन की सिंबल की बात करें तो कार्बन को एज ए सी सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर मैं सही तरीके से कार्बन को लिखूं तो कार्बन को C6 लिखा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि न्यूलैंड का जो ऑक्टेट नियम है उसके अकॉर्डिंग किसी भी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना। न्यूलैंड ने कहा है कि किसी भी एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है उनको जो भरा जाएगा उसमें एटम की जो आउटर मोस्ट सेल होगी उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 8। और हम जानते हैं कि एटम की जो फर्स्ट सेल है उसे के, सेकंड को L, थर्ड को M और फोर्थ को N कहा जाता है। जो के सेल है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 2, L सेल में मैक्सिमम 8, M में मैक्सिमम 18 और N में मैक्सिमम 32। इन इलेक्ट्रॉनों के बेसिस पे हमें लास्ट सेल में बनने हैं 8 इलेक्ट्रॉन। कार्बन की बात करें तो कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन है 6। उन 6 इलेक्ट्रॉनों में से हमें इनको अलग अलग सेल में डिवाइड करना है। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,4। आउटर मोस्ट सेल जो कार्बन की है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4। अब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 4 है, इसका मतलब कार्बन को अगर न्यूलैंड का ऑक्टेट पूरा करना है तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हैं आउटर मोस्ट सेल में? 4 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अगर मैं sp ब्लॉक की बात करूं उसके हिसाब से कार्बन का अगर मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊं तो वो इस टाइप का होगा। कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,4। ये जस्ट लिखने का तरीका है कि हम इसको नॉर्मली ऐसे रिप्रेजेंट कर ले। अगर हम sp ब्लॉक की बात करें तो सबसे पहले ले लेता हूं मैं s ब्लॉक। s ब्लॉक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 2, इसलिए इसको लिखूंगा मैं 1s2। फिर p ब्लॉक का नंबर आएगा, तो जो p ब्लॉक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भर सकता हूं वो मैं भर सकता हूं 6। मेरे पास है सिर्फ और सिर्फ 4, तो 1p4। इस प्रकार कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल के आता है वो 1s2 2p4 निकल के आता है। अगर कार्बन को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करना है, कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन ही कितने हैं? 6 है, उसमें से 2 तो पहली क्लास में भर दिए, बच गए 4 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब आउटर मोस्ट सेल में अभी भी इलेक्ट्रॉन्स की कमी है 4 इलेक्ट्रॉन्स की। अगर कार्बन को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लेना है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लेने के लिए या तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है या कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है। अब दोनों ही मामले में प्रॉब्लम है भाई। एक तो ऐसी बात है कि मैं किसी के पास जाऊं कि मुझे 4,000 रुपए चाहिए, वो मुझे क्यों देगा फालतू में, और मैं अपने 4,000 रुपए किसी को फालतू में क्यों दूंगा। सबको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। मेरा भी कोई काम था, किसी और का भी कोई काम होगा, तो बिना काम के कोई पैसे नहीं देगा। वैसे के वैसे कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन कोई नहीं देता, ऐसे किसके पास फ्री पड़ा है? कार्बन खुद अपने इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाहता और कोई 4 इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, इसलिए कार्बन जो है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है।
कार्बन ना तो अपने इलेक्ट्रॉन चार्ज त्यागता है ना इलेक्ट्रॉन चार्ज गेन करता है, ना तो लूज किए ना ही गेन किए। कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे किसी एटम के साथ शेयर करता है और इस शेयरिंग करने से जो मामला बनता है उसे बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो कार्बन इज ए शेयरिंग कंपाउंड, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, एक ऐसा एलिमेंट जो अपने ना तो इलेक्ट्रॉन्स त्यागता है ना इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अब कोवेलेंट बॉन्ड्स होते क्या है वो भी जान लेते हैं। ए कंपाउंड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स, ऐसा कंपाउंड जो किन्हीं दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन को शेयर करने से बनता है उसे हम बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। क्या होता है कोवेलेंट कंपाउंड? जैसे मान लेते हैं कि एक एलिमेंट है कार्बन, उसका एक एटम है कार्बन। कार्बन एटम के पास आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स है 4। अब इसे अगर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करना है तो इसको चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन और, तब इसकी आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 8। और ये 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए या तो ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर ले या फिर ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले। 4 इलेक्ट्रॉन लूज करे तब तो इसका कोई फायदा नहीं है भाई, स्टेबिलिटी जो है वो खतरे में पड़ती है। और 4 इलेक्ट्रॉन लेगा कौन? ये 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से लाने की कोशिश करेगा। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है 1। हाइड्रोजन को अगर अपनी पहली क्लास को फुलफिल करना है तो उसे चाहिए मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास इलेक्ट्रॉन है 1। तो ये कार्बन को अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है और कार्बन इसे अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। इन दोनों ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया। जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, आपके पास पेंसिल नहीं है, आपके जस्ट आगे आपका कोई फ्रेंड बैठा है, उसके पास पेंसिल है लेकिन उसके पास रबर नहीं है। आपको डायग्राम बनाना है और उसे डायग्राम मिटाना है, तब क्या होगा? आप उसे पेंसिल शेयर करेंगे और वो आपको रबर शेयर करेगा। ना तो आपने उसे पेंसिल पूरी दी ना उसने आपको रबर पूरा दिया है। आप जस्ट एग्जाम खत्म होने के बाद उसकी पेंसिल उसे लौटा देंगे और वो अपना रबर आपसे ले लेगा। तो इसी प्रकार कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिया। वैसे और भी हाइड्रोजन होंगे जो कार्बन के साथ बॉन्डिंग करना चाहेंगे और अपना जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो पूरा करना चाहेंगे। तो इस प्रकार जब एटम्स एक दूसरे के साथ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं तब बनता है कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड जो है उसके अंदर दोनों ही जो एटम्स है, चाहे हाइड्रोजन हो चाहे कार्बन हो, इन दोनों की वैलेंसीज जो है वो फुलफिल हो जाती है। मतलब ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेते हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी गैस जिसके अंदर आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर 18 इलेक्ट्रॉन्स हो, आउटर मोस्ट सेल फुलफिल हो, उसे बोलते हैं हम नोबल गैस। और कोई भी एलिमेंट जो नोबल गैस के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेता है उसे हम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। एक और एग्जांपल लेके समझते हैं हम Cl2 का। Cl2 कैसे बना? क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 17। यहाँ पे मेरे पास क्लोरीन के 2 एटम्स हैं। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर निकाला जाए तो वो आएगा 2,8,7। आउटर मोस्ट सेल जो है क्लोरीन की उसमें इलेक्ट्रॉन है आपके पास 7। और हमें पता है कि अगर हमें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लेना है तब हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। जब 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उसे इस 1 इलेक्ट्रॉन को कहीं से लाना पड़ेगा। मान लेते हैं मानने को कि क्लोरीन अपने 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन से लेगा कौन? किसी के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स की कमी नहीं है और 7 इलेक्ट्रॉन अगर छोड़ दे क्लोरीन का घाटा है, इसलिए क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन करना चाहता है। मेरे पास यहाँ पे कितने क्लोरीन है? 2 क्लोरीन है। मतलब एक और क्लोरीन ऐसा है जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,7। इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी।
मैं इस क्लोरीन को लेता हूं और इसके जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स है उनको इस तरह रिप्रेजेंट कर लेता हूं। इस प्रकार का जो रिप्रेजेंटेशन होता है आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स को जब एज ए डॉट रिप्रेजेंट किया जाता है तो इसे बोलते हैं डॉट स्ट्रक्चर। जब किसी एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को एज ए डॉट रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसको बोलते हैं डॉट स्ट्रक्चर। मैं वापस बना रहा हूं क्लोरीन के बारे में 17Cl287। क्लोरीन के जो आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है वो है आपके 7। हमारे पास क्लोरीन के एटम्स हैं टोटली 2 एटम्स। इस क्लोरीन की आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 7 है, इसकी भी आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 7 है। मुझे इसकी आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स करने हैं 8, इसमें भी करने हैं 8। तब मैं क्या करूंगा, ये क्लोरीन इस क्लोरीन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर देता है 1 इलेक्ट्रॉन को, और ये क्लोरीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेता है। जब मैं इन इलेक्ट्रॉन्स को गिनूंगा तब यूं गिनूंगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्लोरीन की जो आउटरमोस्ट सेल है उसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 8। अगर इसके साइड से गिनूं तो 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8, तो इस क्लोरीन के पास भी इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 8। अगर हम किसी एटम के आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स को एज ए डॉट रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे बोलते हैं डॉट स्ट्रक्चर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स जो है वो बन गए, कैसे बने, जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करी हमने और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से दो एटम के बीच में एक नया कंपाउंड बन जाता है, उस कंपाउंड को कहते हैं हम कोवेलेंट कंपाउंड। प्रॉपर्टीज जान लेते हैं कोवेलेंट कंपाउंड की। दे आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहली जो प्रॉपर्टी है वो यही है कि कोवेलेंट कंपाउंड्स जो है वो इलेक्ट्रॉन के शेयर से बनते हैं। जैसे कि हमने क्लोरीन का एग्जांपल लिया था Cl2 में। अगर बात करूं मैं हाइड्रोजन की आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है 1। अगर हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर ले तो हाइड्रोजन का जो एग्जिस्टेंस है वही खत्म हो जाएगा। इसलिए हाइड्रोजन को अपनी आउटरमोस्ट सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कर लेने चाहिए 2। तो हाइड्रोजन जो है किसी दूसरे हाइड्रोजन से कांटेक्ट करता है, इस हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों हाइड्रोजन अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। जब मैं इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स गिनूंगा तो मेरे पास हो जाएंगे 1 और 2। जब मैं इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन गिनूंगा तब वो हो जाएंगे 1 और 2। दोनों का आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं 2 और ये बन जाता है एक कंपाउंड H2 जिसे हम हाइड्रोजन गैस कहते हैं। और ये कौन सा कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड है। दूसरी प्रॉपर्टी है इनके जो Mp और Bp है, Mp का मतलब मेल्टिंग पॉइंट और Bp का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, Mp Bp मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ऐसा मिनिमम टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी ठोस लिक्विड में बदल जाता है, मेल्ट हो जाता है, उसे तो हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट Mp। Bp ऐसा मिनिमम पॉइंट जिस पर कोई लिक्विड गैस में बदल जाता है, उसे बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड है वो सारे के सारे हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर है। मतलब इनमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो होगी लेकिन इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगी जितनी कि आयनिक कंपाउंड्स में होती है। जैसे एग्जांपल ही ले लेते हैं डायमंड का। डायमंड एक कोवेलेंट कंपाउंड है, कार्बनिक कंपाउंड है। इस कंपाउंड में से इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं होती, लेकिन रेयर केस में ऐसे भी कुछ कोवेलेंट कंपाउंड होंगे जैसे कि ग्रेफाइट, उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है। बट एट नॉर्मल अगर हम बात करें तो जो कोवेलेंट कंपाउंड्स है वो पुअर कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। फिर है
ये जो बॉन्ड्स बनाते हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाते हैं। पुअर कंडक्टर होने का कारण ही क्या है कि इनके जो बॉन्ड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स है। जैसे हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, इन दोनों ने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखे हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन बाउंड है बॉन्ड से। जब बॉन्ड से बाउंड है, इलेक्ट्रॉन फ्री है ही नहीं, तब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने का कोई क्वेश्चन ही पैदा नहीं होता। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ही कैसे होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन से, और हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है नहीं। जैसे मैंने डायमंड वाली बात करी, डायमंड में कार्बन जो है दूसरे कार्बन से 4 इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड बना लेता है, जैसे किसी कार्बन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री बचता नहीं है, जिसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो पाती। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स के जो प्रॉपर्टीज है वो क्या क्या है? दे आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनको हम इलेक्ट्रॉन शेयर करके बना सकते हैं। दूसरा, इनके एमपी एंड जो बीपीज है वो थोड़े लो होते हैं, और इनका जो कंडक्शन है इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का वो काफी पुअर है। कारण है कि इनके अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, और लैक ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो पाती। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। तो कार्बन की सबसे अच्छी प्रॉपर्टी ही यह है कि कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है। चलिए आज के लिए एक लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं हम, वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्साटाइल नेचर का मतलब है कि कार्बन जो है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे करता है। पहली बात है कैटनेशन। क्या होता है कैटनेशन? कार्बन के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि कार्बन के साथ एक लॉन्ग चेन बना सकता है। जैसे कार्बन ने दूसरे कार्बन के साथ, तीसरे कार्बन के साथ, चौथा कार्बन यूं कनेक्ट होते जाएंगे और एक लंबी चेन बनती जाएगी। कभी कभार कार्बन जो है कार्बन के साथ ही अलग अलग डायरेक्शंस में बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड भी फॉर्मेट कर सकता है। कार्बन जो है वो ट्राइंगुलर बॉन्ड्स भी बना सकता है इस टाइप के। कार्बन सर्कुलर, लॉन्ग चेन, इस प्रकार के कंपाउंड्स बनाता है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कैटनेशन की प्रॉपर्टी। दूसरी जो बात है वो है कार्बन जो है वो किसी भी एलिमेंट के साथ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकता है। जैसे कार्बन के साथ तो 4 इलेक्ट्रॉन बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता ही है। इसके अलावा कार्बन खुद के साथ 3 टाइप के बॉन्ड बनाते हैं। कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना सकता है, और कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। मतलब तीनों ही कंडीशन में कार्बन के साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन फॉर्मेशन कुछ अलग हो रहा है। जैसे इस कंडीशन में कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है और एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। अगर इस बात फॉर्मेशन की बात करें तो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। अगर ट्रिपल बॉन्ड की बात करें, कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है और 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है। तो कार्बन खुद के साथ ही शेयरिंग करके लगभग अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अचीव कर सकता है। इसलिए कार्बन वर्साटाइल नेचर रखता है। इस नेचर को कार्बन की वर्साटाइल नेचर कहते हैं। ऐसा गुण जिसके अंदर एक तो कार्बन क्या करता है? कैटनेशन करता है, जिसके अंदर वो लॉन्ग चेन कार्बनिक एलिमेंट्स बनाता है, और दूसरा जो है उसमें कार्बन खुद के एलिमेंट के साथ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। चलो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे कार्बन के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे चलाएंगे। धन्यवाद।